नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे। आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की। और दोस्तों, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट आपको बताएंगे। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी सदैव इस बुलेटिन में आपको देते हैं, आज भी देंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों बादरा आसपास खबरों से। जो कल दशहरा महोत्सव मनाया गया था दोस्तों, उसमें कल बादरा का जो कार्यक्रम था दशहरा महोत्सव का, खेल मैदान में भारी भीड़ उमड़ी थी उसमें, और शानदार इंतजामात थे प्रशासन के और रामलीला समिति के द्वारा भी। लेकिन जिस प्रकार की भीड़ इस कार्यक्रम में उमड़ती है, और भी पुख्ता इंतजामात इस कार्यक्रम में रखने की आगे आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की एक चूक जो है वो भारी पड़ सकती है और भगदड़ में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे कि गंगानगर में एक पुतला जो है रावण का, जो जलते समय नीचे टूटकर गिर गया था, पास में जो लोग थे उनके ऊपर भी गिरा, और एक व्यक्ति तो बाल बाल उस पुतले से हादसे का शिकार होते होते बचा था। तो ऐसे इंतजामात रखने की आवश्यकता है, क्योंकि भीड़ बहुत भारी होती है। और बादरा क्षेत्र का ये जो कार्यक्रम था दोस्तों, वो बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा ये कार्यक्रम होता है भीड़ की लिहाज से। तो दोस्तों, इसके अलावा और कौन सी खबरें हैं जिनमें आज चर्चा का विषय रही दोस्तों। जो डुंगराना में धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर आज बजरंग सारण द्वारा किसानों के साथ ज्ञापन सौंपा। उपखंड कार्यालय को जो ज्ञापन सौंपा वो मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। और ये ज्ञापन इसलिए सौंपा गया क्योंकि 20 अक्टूबर को नंगे पांव किसान उपखंड कार्यालय का घेराव करेंगे। और ख़ास तौर से दोस्तों, जो ज्ञापन में मांगे थी, उन मांगों में जो रबी की फसल और खरीफ की फसलों का बीमा क्लेम लंबे समय से रुका हुआ है, जिसको लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन डुंगराना में जारी है, उसको लेकर था। और डीएपी जो खाद को लेकर, बीज को लेकर मारामारी है, और जो जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी और काला बाजारी की इसमें शिकायतें आ रही हैं दोस्तों, उसको लेकर, उसकी व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग को लेकर भी प्रशासन को आज ज्ञापन सौंपा गया बजरंग सारण की तरफ से। तो दोस्तों, इसमें अनेक मांग और भी जोड़ी जा सकती है जब 20 अक्टूबर को यहाँ धरना प्रदर्शन होगा। क्योंकि जैसा कि आज बजरंग सारण ने वीडियो अलग से हमने डाला है, जिसमें कई सवालों के जवाब देते हुए कटाक्ष किए और गंभीर आरोप लगाए क्षेत्रीय विधायक बलवान पूनिया पर और पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल पर भी, इनकी व्यवस्थाओं पर और विपक्ष की भूमिका पर, सत्ता के विकास कार्यों पर, और जो अव्यवस्थाएं हैं सबसे ज़्यादा किसानों को लेकर जो जन समस्याएं सामने आ रही है, उसको लेकर गंभीर सवाल बजरंग सारण द्वारा उठाए गए। इसके अलावा दोस्तों, बात करें अन्य खबरों की, तो आज पंचायत मुख्यालयों पर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजीत डाका ने जन सुनवाई कार्यक्रम किया। और दोस्तों, इसमें ग्राम पंचायत जटान से करीब 5 शिकायतें प्राप्त हुई। उनका कुछ का मौके पर निस्तारण किया, कुछ का समाधान करने का आश्वासन दिया गया। ग्राम पंचायत गेहूं से कोई शिकायत नहीं मिली, लेकिन इन गांवों में जन सुनवाई कार्यक्रम किया गया। और उपकेंद्र नुआ हो या उपकेंद्र कड़ाऊ हो, जहाँ टीकाकरण दिवस का भी निरीक्षण किया गया। तो जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, इसकी जानकारी ग्रामीणों को उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा दोस्तों, अन्य खबरों की ओर रुख करें तो श्री श्री वीर हनुमान सुपरफास्ट पैदल यात्रा संघ तारानगर का 71 सदस्यीय 33वां जत्था, लगातार 33 सालों से दोस्तों सालासर पैदल यात्रियों का ये जत्था तारानगर से सालासर की तरफ जाता है। और ये 71 यात्रियों का जत्था रवाना हुआ, जिसमें 15 सेवादार भी इस जत्थे में रवाना हुए। और दोस्तों, ये जत्था जो है बहुत तेज़ी के साथ सालासर पैदल यात्रा के लिए निकलता है।
और इस जत्थे में खासकर नरेंद्र खंडेलवाल, विजय कुमार, हरि इंदौरिया, रतनलाल वर्मा, इसके अलावा दोस्तों दाई-माँ, विपिन कुमार, धर्म कुमार, ताराचंद, हरि प्रकाश, पंकज कुमार, भंवरलाल, दीपक गुप्ता आदि अनेकों लोग सदस्य जो है वो शामिल रहे। इसके अलावा सतपाल दाधीच शास्त्री का कार्य जो करते हैं, एक जुझारू कार्यकर्ता, धार्मिक संस्थाओं की तरफ से सतपाल दाधीच को माना जाता है। उनको विश्व ब्राह्मण महासभा का हनुमानगढ़ जिले का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये नियुक्ति प्रदेश उपाध्यक्ष भंवरलाल शर्मा की अनुशंसा पर की गई। प्रदेश अध्यक्ष मास्टर रविंद्र कुमार शर्मा द्वारा, ये भादरा के मास्टर रविंद्र कुमार शर्मा के द्वारा बनाया हुआ एक संगठन है दोस्तों। विश्व ब्राह्मण जो महासभा का ये कार्यक्रम है, उसमें अनेकों कार्यक्रम भी होते हैं ब्राह्मणों के उत्थान को लेकर, कुरीतियों को समाप्त करने को लेकर। और ये पद जो सतपाल दाधीच को सौंपा गया है, उसमें यही आशा और विश्वास के साथ ये पद दिया गया है कि पूरे ज़िले में ब्राह्मणों के उत्थान को लेकर आप भूमिका निभाएंगे दोस्तों। इसके अलावा भादरा से भी अनेक पैदल सालासर यात्रा के लिए संघ जो है वो रवाना हुए और अनेकों भंडारे, हमने कई बार आपको बताया, भादरा के आसपास गांव में दर्जन भर से भी अधिक भंडारे लगे हैं यात्रियों की सेवार्थ। इसके अलावा ऐसे बहुत से अनेकों संगठन हैं, जत्थे हैं जो भादरा से सालासर के लिए जाते हैं। और ज़्यादातर दोस्तों सिरसा, आदमपुर और हिसार आदि की तरफ से आने वाले, हरियाणा सीमा की तरफ से आने वाले सालासर पैदल यात्रियों के जत्थे जो है वो सालासर के लिए भादरा मार्ग से निकलते हैं। और इसके अलावा डाक ध्वजा ले जाने वाले भी दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में आजकल यात्रा पर निकलते हैं, सालासर यात्रा पर। और इस वक्त सड़कों पर आप देखेंगे तो पैदल यात्रियों की भरमार है दोस्तों। बड़ी संख्या में पैदल यात्री आपको इन सड़क मार्गों से सालासर की तरफ जाते हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर देश प्रदेश की बड़ी खबर की अपडेट आपको बताई तो महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर ये रही कि कल दशहरा महोत्सव के अवसर पर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार, और जिसको पटखनी देकर शिंदे ने सत्ता हासिल की, वो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, क्योंकि दोनों ही संगठनों के दावे हैं शिवसेना पर। और ये मामला अभी इलेक्शन कमीशन के पास है, किसके पास मूल शिवसेना का इंचार्ज होगा, कौन मूल शिवसेना का जो है वो इंचार्ज होगा, इसका अध्यक्ष होगा, और कौन जो है पटकनी खाएगा इस सहमात के खेल में। लेकिन कल भी जो दशहरा महोत्सव हुआ उसमें भी एक शक्ति परीक्षण देखा गया दोनों ही बड़े शिवसेना के नेताओं का। उद्धव ठाकरे की रैली में जहां 1 लाख से लगभग अधिक आबादी शिवसैनिकों की, समर्थकों की जुड़ी, वहीं शिंदे की बैठक में 2 लाख से कहीं अधिक भीड़ इकट्ठी हुई दोस्तों। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री शिंदे जो है, एकनाथ शिंदे, फिर से मात देते हुए प्रतीत यहाँ हो रहे हैं। और अब हम बात करें दोस्तों भादरा में मूल समस्याओं की, तो वार्ड नंबर 15 में जो श्याम मंदिर के पास एक कॉलोनी है जिसका नाम राम रहीम कॉलोनी है, वहाँ पीने के पानी को लेकर जो जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइनें डाली जा रही है, उनमें भेदभाव का आरोप वार्ड वासियों द्वारा लगाया जा रहा है बलवान पूनिया के समर्थकों पर, बलवान पूनिया पर, कि ऐसे घर छोड़ दिए गए जो कि बलवान पूनिया के समर्थक नहीं हैं। और बड़ी संख्या में हंगामा भी हुआ। इसके अलावा दोस्तों जल जीवन मिशन के तहत बड़ी अनियमितताओं की खबरें भी गाँव में भी आ रही है, और जो सड़कें फोड़ी जा रही है वो दोबारा नहीं बनाने की शिकायतें भी गाँव से भी आ रही हैं। वहीं दोस्तों भादरा में अभी भी
अनेक वार्डों से गंदा पानी पीने की समस्या बार बार सामने आ रही है। सीवरेज को लेकर भी ये समस्या हो सकती है दोस्तों। अभी भी सीवरेज और जलदाय विभाग में ये सामंजस्य नहीं है, कोई तय नहीं कर पाया है कि ये गलती आखिर सीवरेज कंपनी की है या फिर जलदाय विभाग की। क्योंकि जब से सीवरेज कंपनी ने अपने पाइप डाले हैं और बड़ी संख्या में जलदाय विभाग के पाइपों में सेधमारी हुई है, टूट फूट हुई है, और वो दुरुस्त करते करते दोस्तों बार बार गड्ढे खोदे जा रहे हैं, क्योंकि सीवरेज के चैम्बर भी टूट रहे हैं, सड़कें खोखली हो रही है, नीचे सुरंग जैसी सड़कों के नीचे खोखलापन मिल रहा है। तो इस प्रकार से पूरी भादरा तहसील के वार्डों में ये हालत है। भादरा कस्बे की हालत जो है वर्तमान में बेहद ख़राब है। और गंदे पानी की समस्या से आज बजरंग साड़ ने भी एक सवाल के जवाब में, जब हमने पूछा कि कस्बा क्षेत्र में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है, आप किसान नेता माने जाते हैं और आगे चुनाव भी आप लड़ रहे हैं, तो क्यों ना आप कस्बा वासियों की भी समस्याओं को अपने मांग पत्र में शामिल करें। तो इस जवाब में उन्होंने भी सीवरेज कंपनी और इसमें भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगाकर पल्ला झाड़ने का भी प्रयास किया। क्योंकि वर्तमान में दोस्तों मेहनती युवा नेता है, वर्तमान में किसानों की समस्या उठाते हुए डुमराना में अनिश्चितकालीन धरना लगाए बैठे हैं और अपने मांग पत्र में बार बार क्षेत्र के लोगों की जन समस्याओं को प्रमुखता के साथ रखते भी है। लेकिन कस्बा क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में गंदा पानी पी रहे हैं और यही बजरंग साड़ ने कहा कि इस गंदे पानी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। और कहीं ना कहीं कई बुजुर्गों ने, किसानों का तो ये यहाँ तक आरोप है कि ये लंपी स्किन डिजीज बीमारी जो है वो कहीं ना कहीं ये गंदे पानी की बदौलत फैली है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि गंदे पानी की वजह से ये लंपी स्किन डिजीज बीमारी फैली है, ये पूरे भारत के बहुत से अनेक राज्यों में इस प्रकार से ये बीमारी फैली है। तो गंदे पानी की समस्या पूरे भारत में हर राज्य में नहीं है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी का कारण ज़रूर हो सकती है। क्योंकि गंदा पानी आप पिएंगे अगर, तो इसमें स्किन की बीमारियां आपको ज़रूर हो सकती है। लेकिन ये जो बीमारी है लंपी स्किन डिजीज, ये गोवंश में छाई हुई है, लेकिन इंसानों में बीमारियां बड़े स्तर पर है। और यही आज सवाल उठाया बजरंग साड़ ने कि सभी अस्पताल कस्बा क्षेत्र के भरे पड़े हैं, बेड सारे बुक हैं, तो आखिर इतने बीमार कैसे हो रहे हैं लोग। और बड़ी संख्या में अस्पताल भी नए खुलते जाते हैं, लेकिन नए अस्पताल भी अगर खुलते हैं तो उनके भी सारे बेड बुक। तो क्या कारण है? क्या मिलावट एक बहुत बड़ा कारण है? क्या ये गंदा पानी एक बहुत बड़ा कारण है? प्रशासन, सरकार इसको लेकर कोई योजना नहीं बना रहा है, इसको लेकर कोई कार्य नहीं किए जा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या है जो भादरा क्षेत्र में आने वाले समय में, भविष्य में ऐसी समस्या मुखर समस्या के रूप में उभर कर सामने आ सकती है, जिसका इलाज इन जनप्रतिनिधियों के पास, सरकार के पास भी नहीं होगा। और बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी का शिकार होकर जान से भी हाथ धो बैठे हैं। दोस्तों बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है जिनमें मरने का अनुपात जो है वो पता नहीं लग पाता और बहुत तेज़ी के साथ लोगों की मौतें होती है। जैसे आजकल हार्ट अटैक का जो है बहुत बड़ी ये बीमारी जो है युवाओं में भी फैलने लगी है। तो इस प्रकार से दूषित पानी से, गंदा पानी पीने से ज़रूर हमारे शरीर में अनेकों विकार तो पैदा होते हैं, इसमें कतई कोई संदेह और शक-शुबा नहीं है। लेकिन इसका इलाज क्या है? प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? जनप्रतिनिधि इसको लेकर क्या कदम उठा रहे हैं? और आम नागरिक इसके लिए कितने जागरूक है? दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक आम नागरिक जागरूक नहीं होंगे तब तक इन समस्याओं का इलाज नहीं हो सकता। आप किसी समस्या को लेकर अपना प्रोटेस्ट जो है वो जन आंदोलन के रूप में नहीं खड़ा करेंगे तब तक आपको इन जनप्रतिनिधियों के द्वारा संज्ञान में नहीं लिया जाएगा।
जैसे बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले 3 साल से धरना प्रदर्शन चल रहा है। जब से बलवान पूनिया की सरकार बनी है, यहाँ भादरा में बलवान पूनिया विधायक बने हैं और सत्ता में इनकी भागीदारी रही है, तब से भादरा में ये बिजली आंदोलन चल रहा है और जन अधिकार यात्रा भी इसको लेकर निकाली गई थी। अभी भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। जो किसानों के भीतर से निकलकर दोस्तों धरना प्रदर्शन करते हुए इस सर्वोच्च जनप्रतिनिधि के पद तक नेता पहुंचा हो और अब वो नेता इन किसानों के आंदोलनों से दूरी बनाकर रखता हो, क्या ऐसा संभव हो सकता है? और अगर ऐसा संभव हो रहा है तो वो किसके चलते हो रहा है? क्या सत्ता पक्ष में भागीदारी के चलते वो खुलकर भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं? अगर ये मजबूरी है तो वो कांग्रेस के विधायक नहीं हैं, वो सीपीएम के विधायक है और कांग्रेस को बाहरी तौर से समर्थन दे रहे हैं, उनका लाभ ले रहे हैं। ये ज़रूर है, जितने विकास कार्य उनके द्वारा अब तक करवाए गए हैं वो विकास कार्य कहीं ना कहीं सरकार की बदौलत ही हुए हैं, वरना दोस्तों अब तक बलवान पूनिया का बहुत बड़ा विरोध मुखर होकर सामने आता है, लेकिन अब तक विरोध प्रदर्शन जो है मुखर होकर सामने नहीं आया, लेकिन विरोध सवर गली गली, गांव गांव, डाणी डाणी, वार्ड वार्ड गूंजता हुआ प्रतीत जरूर हो रहा है, क्योंकि जन समस्याओं का अंबार है। जन समस्याओं का समाधान करना भी तो दोस्तों कहीं ना कहीं इन जनप्रतिनिधियों का ही काम है। यही इन क्षेत्रवासियों की जन समस्याओं को सिरे से उठाएंगे और सरकार के पटल पर जाकर, मेज़ पर जाकर रखेंगे, विधानसभा में आवाज़ बुलंद करेंगे, उसका कोई खाका तैयार होकर उन जन समस्याओं से निजात मिलेगी तो लोग ज़रूर जनप्रतिनिधियों में विश्वास भी व्यक्त करेंगे। जितने विकास कार्य हुए उसकी एवज में उनके साथ लोगों का जुड़ाव भी है। बड़ी संख्या में जुड़ाव नहीं हो रहा है, इसका रीज़न कहीं ना कहीं ये भी होगा कि समस्याएं बहुत ज़्यादा है। किसानों की समस्याओं के साथ बलवान पूनिया का उनकी दरी पर आकर ना बैठना कहीं ना कहीं खटकता है किसानों को, कि उनके बीच से संघर्ष करते हुए, उनका नेतृत्व करते हुए जब बलवान पूनिया विधायक बन सकते हैं तो आज उनके पास आकर वो क्यों नहीं बैठ सकते? और दोस्तों कहीं ना कहीं यही विपक्ष का हाल भी है। भादरा में ना कांग्रेस को हम एक प्रकार से विपक्ष मान सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ता दल है, और भाजपा को भी अगर विपक्ष माने, क्योंकि राजस्थान में भाजपा विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन यहाँ भाजपा भी ज़्यादा विपक्ष की भूमिका में नज़र नहीं आती है। तो विपक्ष भी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, और सत्ता दल के जनप्रतिनिधि, सबसे बड़े जनप्रतिनिधि भी विकास कार्यों की गंगा बहाने में भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अनेकों योजनाएं उनकी लटकी भटकी पड़ी है मुख्यमंत्री के इंतजार में, और मुख्यमंत्री अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ सत्ता की लड़ाई में मशगूल है, और कुछ समय के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में भी वो उस लड़ाई में पड़ चुके हैं, और ये सारा खामियाजा जो है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों जब 2020 में भी सरकार पर संकट आया था तो लगभग 2 महीने के करीब सरकार पूरी की पूरी होटलों से संचालित होती रही। उसके बाद में भी खतरे के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। अशोक गहलोत के समर्थक कई विधायक सचिन पायलट के खेमे में जा रहे हैं, और यही सबसे बड़ी दोस्तों मुश्किल है सीएम की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। बेशक संकट टलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन संकट मिटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों आज की समीक्षाओं में इतना ही। रामलीलाओं का दौर अब समाप्त हो चुका है। आज आदर्श रामलीला कमेटी हाथीपुरा में दोस्तों दशहरा महोत्सव संपन्न होने के बाद में राज तिलक का कार्यक्रम है, और रामलीला समिति में भी आज राज तिलक का कार्यक्रम है। इस अवसर पर भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या लौटने पर भव्य
राज तिलक किया जाता है, सम्मान समारोह एक प्रकार से होता है, दीपावली सी मनाई जाती है, हर घर में दीपक जलाए जाते हैं। तो आज राज्याभिषेक होगा भगवान श्री रामचंद्र जी का, और आज ही राज्याभिषेक होगा लंका के सम्राट के पद पर विभीषण का, क्योंकि रावण का वध होने के बाद में लंका की गद्दी भी रिक्त पड़ी होती है। उसके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी के आदेश पर लक्ष्मण जी जो है वो विभीषण का राज तिलक करते हैं। तो आदर्श रामलीला कमेटी में आज राज तिलक में मुख्य अतिथि बामासा सुशील गुप्ता हैं, जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करेंगे, और एक मुख्य अतिथि है विभीषण के राज तिलक कार्यक्रम के बजरंग सहारण के रूप में आदर्श रामलीला कमेटी हाथीपुरा में। तो ये दोनों ही अतिथि आज राज तिलक का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और इसके अलावा रामलीला समिति में भी यही कार्यक्रम है, और सभी रामलीलाओं का आज समापन दिवस है। इसके अलावा दोस्तों अब मौसम का मिजाज, और आज क्या विशेष दिवस है। 6 अक्टूबर के दिन जीतन राम मांझी, जो कि 1944 में आज के दिन उनका जन्म हुआ था, बिहार के मुख्यमंत्री भी वो रह चुके हैं। उनका जन्मदिन उनके समर्थक धूमधाम के साथ मना रहे हैं। 1952 को पार्थ चटर्जी, जो कि बंगाल के बहुत बड़े राजनीतिज्ञ रहे हैं, उनका भी आज के दिन जन्मदिवस था। और 1946 को फिल्मी अभिनेता विनोद खन्ना का भी आज के दिन जन्मदिन था। उनकी जयंती भी उनके समर्थकों द्वारा, उनके चाहने वालों, प्रेमियों द्वारा मनाई जाती है। तो आज दोस्तों जिक्र करते हैं मंडियों के भाव की। जयपुर से चना 4500, ग्वार 4600, मूंग के भाव 6600, मूंगफली 5850 बिकी है जयपुर मंडी में। रावतसर मंडी में नरमा बिका है 8850, ग्वार बिका है 4670 रुपये, चना 4300, मूंग 6100, मोट के भाव आज 4900 रुपये प्रति कुंटल है, जबकि गेहूँ 2280, सरसों 5500 रुपये प्रति कुंटल बिकी है। सादुलपुर मंडी नज़दीकी कस्बा राजगढ़ में ग्वार बिका है 4650, चना बिका है 4550, मूंग बिका है 6600 और गेहूँ बिकी है 2300 रुपये प्रति कुंटल, जबकि सरसों बिकी है 5500 और बाजरा बिका है 1750 रुपये प्रति कुंटल। और आज की अंतिम मंडी संगरिया मंडी में नरमा बिका है 8900, गेहूँ बिकी है 2230 रुपये प्रति कुंटल, जबकि सरसों 5550 रुपये प्रति कुंटल बिका है। तो ये रहे मंडियों के भाव। मौसम का मिजाज आज बताएं तो 6 अक्टूबर को आज 33 से 34 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम रहा। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। बादल 40 से 50% आसमान में छाए रहे और रात्रि को भी 28 से 33% तक टेम्परेचर देर रात्रि 12 बजे तक रह सकता है। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और कल दोस्तों 7 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, 23 से 29 डिग्री टेम्परेचर रहेगा दिन में और 31% टेम्परेचर रहेगा दोपहर को मैक्सिमम। तो कुल मिला के कल भी जो है हवा बहुत धीमी गति से चलेगी, लगभग 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से। बादल 20 से 30% ही आसमान में छाए रहेंगे। मौसम साफ रहेगा, कहीं भी कोई बरसात की संभावना या चेतावनी मौसम विभाग द्वारा नहीं दी गई है। तो मौसम कुल मिला के साफ रहेगा। तो ये रहा शाम के 7 बजे का बुलेटिन। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।